अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? आ गए सब क्लास में? ठीक है भाई। तो ऐप डॉट जेस बना ली। लास्ट मैंने सबसे पहली चीज आपको दिया था एक असाइनमेंट, याद है? भूल गए? सबमिट किया? समझ में आ गया था वो ओपन मेथड वाला? ठीक है भाई। सबमिट करते हैं, अगर किसी को दिखाना है तो देखते हैं। वैसे बनाया किस किसने बनाया है? गुड है यार, इतने सारे लोगों ने बनाया। तो जिसने नहीं बनाया तो वो क्या कर रहा है भाई? बनाना ज़रूरी था, देखें, ताकि जो है ना ये एपीआई वगैरह थोड़ी सी आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट लास्ट क्लास में दोबारा बताया था, उससे पिछली क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में। तो अब तीसरी क्लास में दोबारा बताएंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। अपलोड है, ठीक है भाई। तो अच्छा, इसके बाद जो है ना आज मैं आपको दूंगा ये वाला ना, ये भी बना लिएगा। न्यूज़ एपीआई हमें मिल जाएगी। इसकी कौन सी वेबसाइट थी फ्री वाली जिसमें मिल जाए? जिस तरह ये ओपन वेदर था ना, इस तरह एक आपको न्यूज़ एपीआई मिलेगी। ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। हाँ यही है, बल्कि न्यूज़ एपीआई। इसमें भी कुछ रिक्वेस्ट जो है ना वो फ्री होती हैं, जैसे उसमें है। और इसमें भी ना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इसको आप क्यूरी दें, जैसे टेस्ला लिख दिया, डेट वगैरह दे दी और कुछ भी दे दिया, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ ऑब्जेक्ट्स ये आपको देती है। और उसके बाद ये सारे को आप जो है ना विजिबल करवा सकते हैं अपने डॉम के ऊपर। और सर्चिंग वगैरह का ऑप्शन डाल सकते हैं, इसमें कैटेगरी का ऑप्शन डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली भी ट्राई करनी है आपने लाजमी। ठीक है, तो 6 लोगों ने सबमिट किया है वेदर ऐप को। कर दो कर दो, ज़बरदस्त यार, यूआई तो अच्छी बन गई। अलाउ करते हैं लोडिंग। कराची आ गया भाई, गुड है। फेस चल रहा है और ये इमेज आ रही है इसकी। अगर हम देखें टाइम भी चल रहा है। ठीक है भाई, क्लाउड्स में क्लाउड की इमेज आ गई, टेम्परेचर वगैरह सब आ गया। सर्च बार थोड़ी सी विजिबल नहीं है, इसको ऐसा स्टाइल किया जाता कि वाइट कर देते इसको गूगल जैसी, तो अच्छा लगता। किसका है? गुड है भाई। ठीक है भाई, देखें हर वेदर टाइप के हिसाब से ये वाली इमेज शो हो रही है। तो ये चीज़ करनी थी हमें ना। ठीक है भाई, अच्छा गुड हो गया। तो रिस्पॉन्सिव भी जिस तरह शायद बनाइए, खुद बनाइए। चलो अच्छा हो गया। क्या है ये? सर्च करने पे मिलेगा तो लोकेशन निकाल लेते ना। सही, सारे इन्फॉर्मेशन आ गई सर्च करने के ऊपर। कोयटा का आ गया,
ये इमेजेस चेंज होंगी क्या? नहीं होंगी? होंगी। थोड़ा सा ना इसको इस जमाने का बनाओ। ये थोड़ा लग रहा है पुराने जमाने का, नहीं यूआई के हिसाब से वैसे तो सही है। अच्छा बैकग्राउंड भी देखो चेंज हो रहा है, देखो वैसे काफ़ी अच्छा बनाया है, लेकिन थोड़ी यूआई अगर अच्छी हो जाती ना तो बेहतरीन हो जाता। ठीक है भाई। ठीक है, इसमें देखो ये कंट्रास्ट वाली चीज़ है ना, अभी ये ब्लैक पीछे डार्क बैकग्राउंड है, ऊपर ये ब्लैक आइकन्स, ये थोड़ा सा देखना चाहिए। क्या है, चल नहीं रहा? चल रहा है भाई, चल रहा है। ठीक है भाई, गुड है। वेलकम टू वेदर ऐप। ठीक है भाई। 22 कैसे चल रहा है? 22 चल रहा है डिफॉल्ट। 32 है ना? सर्च करेंगे तो सही हो जाएगा। अच्छा ये एंटर वाली चीज नहीं पता आपको? ये एंटर करें तो चल जाए, होगा? पता है ना सबको वैसे? हाँ हो रहा है भाई, हो रहा है। अच्छा जब भी वेबसाइट में इमेजेस यूज करा करें ना तो कोशिश करा करें कि इसको ना कंप्रेस कर दे थोड़ा सा ना, ताकि वो कहीं पर भी खुले तो जल्दी से लोड हो जाए, या एसवीजी टाइप की यूज करा करें। ठीक है, थोड़ी रिसर्च करा करें इमेज के बारे में ना। अब देखिए इमेज ही लोड नहीं हो रही है। और कौन समझते हैं कि बस उसका अच्छा है तो देखते हैं, कौन, क्या नाम है? पहला वाला कहाँ है? तलहा कहाँ है? क्या लोडर लगा है? गूगल क्लाउड वाला। या हमारा नेट स्लो होगा, वैसे लोड नहीं हो रहा। नेट तो सही है। इमेजेस आपने बहुत बड़ी बड़ी लगा दी हैं भाई। सर्च कहाँ से करें? अच्छा यहाँ से। अच्छा है, देख रहा है भाई? सही है, अच्छा है। बैकग्राउंड इमेज आ रही थी ना शुरू में, लेकिन अब नहीं आ रही। गुड है भाई। किसी किसी पे आ रही है, सब पे आएगी। आ रही है, लेकिन वो बहुत बड़ी साइज में इमेज है तो इस वजह से शो नहीं हो रही वो। ये किसका है? डिफ़ॉल्ट पे कराची आ गया, चलो भेज दिया हुआ खुद। लाहौर। अच्छा ये कुछ असाइनमेंट्स ना मिलते जुलते लग रहा है, नहीं? तो जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब पे कोई सिखा रहा है इसको, है ना? नहीं सिखा रहा? कोई ना कोई तो सिखा रहा है। जितना ये अच्छा कोड हुआ हुआ है ना, साफ सुथरा टाइप, इसका मतलब ये है कि
छापा है, क्या कर रहा हो यार, ये तो बड़े होके भी छाप रहा हो, ये तो खुल ही नहीं रहा ये वाला भाई। चलो खैर, तो भाई जिस किसी ने भी नहीं बनाया, जबरदस्त यार, ये तो सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। ये क्या लोकेशन क्यों काटने की, एरर आ रहा है भाई ऐप में आपकी। यूआई तो बड़ी अच्छी लग रही है लेकिन एरर क्यों आ रहा है, कहाँ से उठाई है भाई, तो इतने खतरनाक कोड लिखा हुआ है कि कभी भी यकीन ना आए। देख रहा भाई, इस कोड में कैसे यकीन आए कि आपने बनाया, ये आ जाएगा। गलत बात है यार। क्या नाम है, जियाउल हक, कहाँ है, सबमिट किया है, थर्ड ड्रॉ में पहला। वाह यार, बेहतरीन यार, तो बहुत अच्छा बना दिया। और पूरे वीक का भी दिखा रहा है ये, बल्कि नहीं 24 आवर्स का नहीं, पूरे वीक का भी दिखा रहा है। और टाइप भी कन्वर्ट हो रही है भाई, देख रहे हैं, डार्क मोड भी है। और ये कॉपीराइट भी दिया हुआ है, इसने बनाया है ये भाई, देख रहा भाई। तो कहाँ से उठाया ये तो रिएक्ट पे बना हुआ है। कौन है जिया, हाँ भाई रिएक्ट पे बना है, रिएक्ट आती है या उठाया है, आती है, नहीं क्या पता बनाया हो भाई। क्या है, अच्छा वहाँ रिएक्ट होगा ये, चलो कोड वगैरह भी हाइड हुआ होगा। चलो ठीक है भाई, चले अच्छी चीज़ है, जो जिसने भी बनाया है खुद मेहनत करके, जिसने छापा है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा भाई, तो एडवांस जावा स्क्रिप्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, आज एरे के थोड़े मेथड्स देखते हैं, ठीक है, और साथ में एरो फंक्शन को भी दोबारा देखते हैं। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, नहीं तो है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास एक एरे है जिसमें सारे स्ट्रिंग स्टोर हैं। अगर इस पे हमें आइट्रेशन करवानी है और एक एक करके सारे जो नेम्स हैं वो डिस्प्ले करवाने हैं, तो हम क्या करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं, सही है। तो एरे का एक मेथड है फॉर ईच, ठीक है भाई, एरे डॉट फॉर ईच हम चलाते हैं और ये हमें एक फंक्शन देता है कॉलबैक, और इस कॉलबैक फंक्शन में वैल्यू और इंडेक्स, ये दो चीज़ें देता है। तो बेसिकली जैसे हम फॉर लूप चलाते हैं तो पीछे इसके यही फॉर लूप चल रहा होगा, और ये हर एरे के एलिमेंट पे आइटरेट करके उसकी वैल्यू
और उसका इंडेक्स पैरामीटर्स में लाके हमें देगा। कंसोल करवा के देखते हैं वैल्यू और इंडेक्स को। ठीक है भाई, तो देखें वी के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई और इंडेक्स में सादिक राम 137760। ठीक है भाई, तो वी के अंदर मतलब फर्स्ट आर्गुमेंट फर्स्ट पैरामीटर में एरे की वैल्यू और सेकंड में इंडेक्स नंबर। ठीक है भाई, मोबाइल वगैरह रखे भाई, क्या कर रहा है यार, कॉल कर लो पहले। सब मोबाइल वगैरह सब रखेंगे भाई। एरे डॉट फॉर ईच में कॉलबैक फंक्शन मिला। कॉलबैक फंक्शन में दो पैरामीटर मिलते हैं, एक में वैल्यू और एक में इंडेक्स नंबर। ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, एरे ऑफ नंबर्स हो, एरे में कोई भी वैल्यूज पड़ी हुई हो, ये मैटर नहीं करता। एरे के ऊपर आप फॉर ईच लूप चलाएंगे तो इसमें पहले वाली में ये एरे का एलिमेंट पे जो भी कुछ पड़ा हुआ होगा, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, नंबर, वो देगा और दूसरे वाले में इंडेक्स देगा। ठीक है भाई, तो समझे, अगर आप फॉर लूप नहीं चलाना चाह रहे तो आप ये मेथड लगा सकते हैं एरे के ऊपर। अच्छा जी, दूसरा एरे डॉट मैप। ठीक है, सेम एरे पे आइट्रेशन करता है। ठीक है भाई, सेम चीज लाके भी देगा। देखिए मैं इसको चलाता हूं, दोनों सेम है, ऐसा ही है। फॉर ईच भी सेम काम कर रहा है और मैप भी सेम काम कर रहा है। अच्छा, दोनों में सिर्फ फर्क इतना है कि फॉर ईच जो है ना, ये कुछ रिटर्न नहीं करता। फॉर ईच कुछ रिटर्न नहीं करता। ठीक है, अगर हम इसकी रिटर्न वैल्यू चेक करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा अनडिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, मैप क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, मैप की अगर हम रिटर्न वैल्यू चेक करें तो ये रिटर्न क्या करता है, ये एक नया एरे बना के रिटर्न कर देता है। अच्छा, अब नया एरे बनता कैसे है मैप के अंदर, ये समझने वाली चीज है ना। मैप के अंदर वाला जो फंक्शन है ना, कॉल बैक, यहां से आप जो भी चीज रिटर्न करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक चीज रिटर्न करवाई, मैंने कहा हेलो और वैल्यू, तो मैप क्या करेगा, जो भी चीज रिटर्न हो रही है उसको एक न्यू एरे के अंदर पुश करता जाएगा, उसको एक न्यू एरे के अंदर पुश करता जाएगा और आखिर में वो एरे जो है जिसमें सब डेटा पुश किया होगा वो रिटर्न कर देगा। क्या आना चाहिए, जितने भी नेम से सबके आगे हेलो लग गया। समझ में आया? मैप क्या कर रहा है, आइट्रेशन भी कर रहा है और आइट्रेशन करते वक्त कॉलबैक फंक्शन जो है इसके अंदर जो कुछ भी हम रिटर्न करवाएंगे वो एक न्यू एरे में पुश करता जाएगा और जैसे ही ये आइट्रेशन खत्म होगी एंड में वो हमें एरे रिटर्न कर देगा। मैप का ये काम है। फॉर ईच क्या करता है, सिर्फ आइट्रेशन करता है, कुछ रिटर्न नहीं करता। मैप क्या करता है, आइट्रेशन भी करता है और रिटर्न भी करता है। ठीक है, मैप रिटर्न क्या करता है, एरे। अच्छा, अगर आप मैप को कुछ रिटर्न नहीं करवाएंगे तो इसमें एरे के अंदर अनडिफाइंड आ जाएगा, लेकिन रिटर्न एरे जरूर करेगा। ठीक है, अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि फंक्शन के अंदर हमने कुछ रिटर्न ही नहीं किया तो वो अनडिफाइंड ले गया। ठीक है भाई, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। ठीक है, मैप वगैरह जो है ना ये रिएक्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है ना। अच्छा जी, और देखते हैं एरे डॉट फिल्टर भी सेम आइट्रेशन करता है। ठीक है ना भाई, ये भी वैल्यू और इंडेक्स देता है। ठीक है ना। मैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे console.log वैल्यू और आई, मैंने इसको चलाया, देखें इसने सेम आइट्रेशन की। इसका क्या फायदा है, इसका क्या डिफरेंस है इन दोनों से, कि ये भी एक न्यू एरे रिटर्न करता है। ठीक है ना,
लेकिन इस फंक्शन से किए गए रिटर्न की बेस पे। अगर इस फंक्शन से आप रिटर्न करेंगे ट्रू, तो जो भी वैल्यू हमें मिल रही होगी इस एलिमेंट पे ये न्यू एरे में जाएगी। और अगर आप इस फंक्शन से रिटर्न करेंगे फॉल्स, तो जो भी एरे में हमें मिल रही होगी ये वैल्यू, तो ये न्यू एरे में पुश नहीं होगी। तो फिल्टर का काम किया जाता है, फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है कि एरे में किसी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी होते भले, ठीक है ना, तो ये आइटरेशन करता। अब हम क्या करेंगे, मैं इसमें ढूंढूंगा कि भाई एरे के अंदर सिर्फ जिसका नेम अहमद है उसको लेके आओ। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, वैल्यू डॉट नेम मैच हो जाए अहमद से। तो ये क्या करेगा, न्यू एरे के अंदर सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को लेके आएगा, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को लाएगा जिसका नेम अहमद है। देखें, मैंने रिजल्ट को कंसोल करवाया, रीलोड किया, एक ही आया, देखा तो अहमद था। मतलब फिल्टर को हम यूज करते हैं डेटा को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, और फिल्टर चल किस तरह रहा है, इस रिटर्न की बेस पे। अगर ये रिटर्न ट्रू करेगा तो जो भी एलिमेंट होगा इस आइटरेशन के टाइम पे वो नए एरे में पुश हो जाएगा, और अगर ये रिटर्न फॉल्स करेगा तो वो एलिमेंट नए एरे में नहीं पुश होगा। अच्छा, अभी बताएं, मैंने सिर्फ फॉल्स लिख दिया, क्या होगा रिजल्ट में, क्या आएगा, खाली एरे। अच्छा, इसको अगर मैं सिर्फ ट्रू लिख दूं तो सारे आ जाएंगे। ठीक है, दो थे दोनों आ गए। और अगर कोई कंडीशन होती तो एक बार ट्रू एक बार फॉल्स जाता। ठीक है, अच्छा अहमद अगर मल्टीपल होते तो क्या होता, आ जाते, दोनों आए। दोनों क्यों आए, क्योंकि दो बार ट्रू हुआ, दो बार ट्रू हुआ एक बार फॉल्स हुआ। तो जब दो बार ट्रू हुआ तो उस टाइम पे इसने नई एरे में पुश कर दिया। फिल्टर समझ में आया? नहीं, मैप इस तरह नहीं कर सकता। मैप क्या बोलता है कि रिटर्न करवाओ, जो भी चीज रिटर्न हो रही होगी ना, ये वैल्यू, इस वैल्यू को मैं नई एरे में पुश कर दूंगा। ठीक है, फिल्टर क्या बोलता है कि भाई अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो मैं वैल्यू, इसको डेटा को पुश करूंगा, इस वैल्यू को नहीं। हाँ, फॉल्स होगा तो एम्प्टी रहेगा, अगर सारे फॉल्स होंगे नहीं। ठीक है, मैप फाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, एरे बनेगा ना लेकिन एम्प्टी होगा। ठीक है ना, देखिए मैप क्या करता है, जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, देखिए मैं यहाँ मैप लगाता हूँ फिल्टर की जगह, तो इसमें दो बार ट्रू आएगा एक बार फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है ना, मैप ने क्या किया, ये जो वैल्यू है इसको रिटर्न किया, इसको रख देते हैं डेटा। मैप ने क्या किया, ये जो वैल्यू है इसको रिटर्न किया। फिल्टर ने क्या किया, इस वैल्यू की बेस पे डेटा को रिटर्न किया। ठीक है ना भाई, इस वैल्यू की बेस पे, ट्रू फॉल्स की बेस पे इस डेटा को रिटर्न किया। क्लियर है, ये फिल्टर था। मैप फॉरेज फिल्टर। अच्छा जी, एरे डॉट फाइंड, ये भी फिल्टर की तरह ही वर्क करता है। ठीक है, लेकिन ये किसी एक को फाइंड करता है, मल्टीपल को नहीं। कि भाई आपने अगर एरे के अंदर कोई एलिमेंट को ढूंढना है, अच्छा आइटरेशन ये भी करेगा। अगर हम इसको कंसोल करवा के देखें तो आइटरेशन इसमें भी होती है पूरी, ये देखें सारे इसमें आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम कंडीशन लगाएं कि भाई रिटर्न डेटा डॉट नेम मैच हो जाए अहमद से, तो ये हमें अहमद ला के देगा, बता देगा कि वहाँ पे अहमद है और रिटर्न कर देगा। ठीक है, लेकिन जो पहला बच्चा इसको मिलेगा, पहले पहला नेम मिलेगा, वो ला देगा ये। ठीक है भाई, अब वो किसी भी इंडेक्स में मिलेगा, लेकिन जो पहला मिलेगा सिर्फ उसको लाएगा।
सैयद मोहम्मद जयान 133564। सैयद मोहम्मद जयान कौन है? कोई भी नहीं? अटेंडेंस लगी हुई? अटेंडेंस लगी है भाई। इस क्लास में इधर तो होना चाहिए। नहीं है तो भाई एलिमिनेट कर दो, बाकी होगा। ठीक है भाई। फाइंड क्या कर रहा है? एरे में किसी वैल्यू को फाइंड कर रहा है और उसको निकाल के लाके दे रहा है। ठीक है ना भाई? तो मैंने इसको लिखा कि भाई डेटा डॉट नेम अहमद को फाइंड करो। ये जाएगा, जो भी इसको पहला अहमद मिलेगा उस पूरी वैल्यू को निकाल के रिटर्न कर देगा। ठीक है ना? इसमें एरे नहीं आया हमारे पास, बल्कि वो वैल्यू आई जो एरे के अंदर थी और जिसपे कंडीशन मैच हो गई। हाँ, तो कुछ और लिख दें जो मैच ना हो तो ये अनडिफाइंड देगा, कुछ देगा ही नहीं, क्योंकि इसको कुछ मिला ही नहीं। ठीक है ना? फाइंड समझ में आ गया? एक हमारे पास है फाइंड इंडेक्स। ठीक है, सेम काम करेगा, बस वैल्यू नहीं उसका इंडेक्स देगा। सेम काम करेगा, वैल्यू नहीं इंडेक्स देगा। क्लियर है? फाइंड वाला सिर्फ वैल्यू देगा। दोनों आएंगे, फिल्टर पे जितने होंगे सब आएंगे। इंडेक्स नंबर नहीं आएगा। ठीक है ना? इंडेक्स मालूम करना है तो फाइंड इंडेक्स, वैल्यू को उठाना है पूरा तो फाइंड, डेटा फिल्टर करना है तो फिल्टर, मैप न्यू एरे बनाने के लिए। ठीक है भाई, और फॉर ईच नॉर्मल सिंपल आइटरेशन के लिए न्यू एरे। फॉर रिटर्न, मैप को जो रिटर्न में वैल्यू दोगे वो एरे में डाल के रिटर्न करेगा। ठीक है ना भाई? नई एरे बना के देता है। ठीक है भाई? अच्छा जी, क्या रह गया? कॉन्केट पता है? दो एरे को आपस में मर्ज कर देता है। एरे डॉट कॉन्केट सेकेंड एरे। ठीक है ना? नेम दिया तो दोनों को आपस में मर्ज कर देगा और एक नया एरे आपको रिटर्न कर देगा बना के। ये देखें भाई। ठीक है भाई? कॉन्केट। मैप रिटर्न करवाए थे ना हम यहाँ पे मैप में जो चीज़ हम रिटर्न करवाएंगे, चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं आप, तो यहाँ पे मैं लिख रहा था कि भाई वी डॉट नेम मैच हो जाए अहमद से, तो यहाँ पे आ रहा था ट्रू, तो ट्रू को उठा के एरे में डाल रहा था। फिल्टर का वो तो वैल्यूज लेके आएगा ना, सारी वैल्यूज ले आया, जो वैल्यू मैच होगी पूरी वैल्यू ले आएगा। ठीक है भाई? अब हम देखते हैं एरे का। अच्छा, एवरी भी फॉर ईच की तरह होता है। ठीक है भाई? वैसे तो और भी काफी सारे हैं, तो हम एक जो काम वाला है वो समझते हैं, जो है हमारे पास रेड्यूस। सर ये पूरे एरे पे ही चलेगा ना, या हाँ, पूरे एरे पे, सब पूरे एरे पे चलेंगे, जितने भी मेथड है सारे पूरे एरे पे चलेंगे। रेड्यूस का क्या काम है? या तो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर मेरे पास सिंपल वैल्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरे है, उसके अंदर ना काफी सारे ना वो प्रोडक्ट्स पड़े हैं। नेम इसमें भाई एक मोबाइल है, इसकी प्राइस है 100। एक मेरे पास क्या है, टैब है, इसकी प्राइस है 200। और एक मेरे पास
बुक है, इसकी प्राइस 500, ठीक है ना भाई। सीधा बैठो, क्या कर रहे हो, तुम्हारे मसले हो जा रहे हैं। 12 बजे क्या है वो, सो जाओ, जाके जाओ, छुट्टी कर लो, ठीक है भाई। तो अब हमें करना ये है कि इस एरे में जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, इसका टोटल काउंट मालूम करना है कि भाई 100, 200, 300 और ये 500, 800 होगा ना। तो 800 मालूम करना है, ठीक है ना भाई। तो एरे डॉट रिड्यूस ये क्या करता है, ये भी हमें वैसे तो वैल्यू और इंडेक्स ही देगा, ठीक है। और इसका एक थर्ड भी होता है, थर्ड आर्गुमेंट भी होता है जिसमें ये कंप्लीट एरे देता है, ठीक है। लेकिन इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये क्या करेगा, अच्छा वैल्यू और इंडेक्स नहीं देगा, पहले ये एमुलेटर देगा, ठीक है ना, ऐसे होता है ना। थोड़ा सा हम इसको एरे रिड्यूस, ठीक है भाई। पहले एक्यूमुलेटर देगा, फिर करंट वैल्यू, फिर करंट इंडेक्स और फिर कंप्लीट एरे, 4 इसमें पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है भाई। इसका नाम ए रख देते हैं, इसमें करंट वैल्यू इसको वी बोल देते हैं, और इसमें इंडेक्स और लास्ट में कंप्लीट एरे, ठीक है। अभी हमें कंप्लीट एरे की ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये एक्यूमुलेटर क्या होता है कि जो रेड्यूस के अंदर इस फंक्शन में हम रिटर्न करते हैं ना, वो वैल्यू इस एक्यूमुलेटर में जाकर सेव हो जाती है, ठीक है भाई। समझ लें, इस पैरामीटर में जाकर सेव हो जाती है, समझिए ये एक वेरिएबल है ये, ठीक है। जो कुछ भी हम रिटर्न कर रहे हैं ये क्या करेगा, उसको इस वेरिएबल में जाके सेव कर देगा। अच्छा अब ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो क्या होगा, तो फर्स्ट टाइम चलेगा तो इसकी वैल्यू होगी अनडिफाइंड, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम चलेगा। अच्छा अगर आपने फर्स्ट टाइम में भी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू डिफाइन करनी है तो रेड्यूस आपसे ना दूसरा आर्गुमेंट भी लेता है, फंक्शन के बाद कॉमा डाल के यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया 0, तो फर्स्ट आपके पास क्या आएगा, इसके अंदर ए के अंदर 0 आएगा, और सेकंड जो जो यहाँ से रिटर्न वैल्यू होगी वो ए के अंदर जाके सेव होती रहेगी, और आखिर में ये रिटर्न क्या करेगा, जो ए की फाइनल वैल्यू बनेगी, ठीक है ना भाई। ये जो इसमें रिटर्न मिलेगा हमें रिजल्ट, ठीक है भाई। तो इसको अब हमें करना क्या है, इस मेथड के जरिए हमें करना ये है कि जितने भी प्राइजेस हैं सबको सम करना है। तो क्या किया जाए भाई, a प्लस वी डॉट प्राइस, ठीक है भाई। तो ये क्या करेगा, सबकी प्राइस को प्लस करके हमें टोटल नंबर लाके दे देगा 800। तो आप हाँ सारे आर्गुमेंट्स आप कंसोल करवा के देख भी लें कि भाई आ क्या रहा है। 0 क्यों लगाया, ताकि ए की जो इनिशियल वैल्यू है ना वो अनडिफाइंड ना हो, वरना हम अनडिफाइंड प्लस नंबर करते तो नोटा नंबर आया था एरर, ठीक है ना। इसको अगर हम करें, देखें ऐसे ही चलाएं, तो यहाँ पे ये इस तरह से कुछ हो सकता है, v डॉट प्राइस ए अनडिफाइंड था, लेकिन ये ऐसा क्यों लेके आया, तो बहुत बड़ा नंबर बन गया, और नोटा नंबर को भी उसने बार बार प्लस प्लस करवा के तो कुछ इस तरह का आउटपुट लेके आ गया। सर अगर हम 100 करें तो फिर 900 हो जाए। यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 100 रख दें, बिल्कुल ठीक है भाई, बात समझ भाई। मतलब जो डिफॉल्ट वैल्यू रखनी है ना आपने एक्यूमुलेटर की, वो आप यहाँ पे रख दें। 800 ऊपर 100 नीचे, 100 मतलब हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, समझे। यहाँ पे 100 हमने ना डिलीवरी चार्जेस लगा दिए, 200 हमने डिलीवरी चार्जेस लगा दिए, और बाकी ये क्या कर रहा है, सारे प्रोडक्ट का टोटल कर रहा है, ये ऐड कर रहा है, और हमें फाइनल आउटपुट दिखा रहा है कि भाई आपके 1000 रुपये बनता है, ठीक है। अच्छा अब इन सारे आर्गुमेंट्स में होता क्या है, पहले में एक्यूमुलेटर
ठीक है, अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू देंगे तो वो आएगी, वरना शुरू में अनडिफाइंड आएगा, सेकेंड टाइम जो वैल्यू रिटर्न हुई होगी वो आएगी। दूसरे में वैल्यू जो भी एरे की करंट वैल्यू है, आइट्रेशन होते वक्त जो भी करंट इंडेक्स की वैल्यू होगी वो आएगी। तीसरी में इंडेक्स नंबर, चौथी में फुल एरे, कंप्लीट एरे। कंप्लीट एरे क्यों दे रहा है कि जरूरत पड़ सकती है हमें कि कंप्लीट एरे पे कोई काम करना पड़ जाए हमें। तो ये देखें हमें, पहली में एक्यूमुलेटर आया, दूसरी में करंट वैल्यू, करंट इंडेक्स और कंप्लीट एरे। ठीक है, तो रेड्यूस से ये काम किया जाता है। ठीक है भाई, अगर टोटल नंबर हमें मालूम करना हो तो हम इसको रिड्यूस से कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है भाई, तो और कोई मेथड तो नहीं रह गया? तकरीबन हमने देख लिया। सॉर्ट रह गया। ठीक है ना भाई, एरे डॉट सॉर्ट। हाँ, ऐसे ये लॉजिक्स होती है। ठीक है, हम अपनी कस्टम भी बना सकते हैं लूप चला के, ऊपर एक वेरिएबल बना दें, उसको प्लस करवा दें, लेकिन ये मेथड्स है। मेथड ये आसान हो जाता है ना, हमारे काम को आसान कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से अच्छा, मुझे करना है इसको सॉर्ट। किससे सॉर्ट? नेम से सॉर्ट। कि भाई नेम वाइज मतलब बुक पहले आएगी, फिर आएगा हमारे पास मोबाइल, पहले टैब, पहले टी आता है, एम आता है, टी आता है ना? अच्छा, ठीक है भाई। तो इस हिसाब से हमें अगर सॉर्ट करना है तो हम यूज करेंगे एरे का सॉर्ट मेथड। एरे डॉट सॉर्ट। अच्छा, सॉर्ट क्या करेगा? सॉर्ट हमें जो है ना वो दो वैल्यूज देगा, ए और बी। इसमें ये करता ये है कि फर्स्ट वाली में आपको करंट वैल्यू देगा और बी वाली में आगे वाली वैल्यू। ठीक है, सॉर्टेड वैल्यू मतलब। ठीक है, तो अगर हम पहले इसको देखें कंसोल करवा के कि भाई इसमें आ क्या रहा है, और तो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता ये, नहीं, ए और बी। ठीक है भाई, द फर्स्ट एलिमेंट और द सेकंड एलिमेंट। ठीक है भाई, तो कुछ इस तरह से। ठीक है भाई, फर्स्ट दिया, सेकंड दिया, तो मतलब एक एक आगे वाला उठाता रहता है खुद ना, कि भाई फर्स्ट सेकंड। अच्छा, एक तकरीबन टोटल ना दो बार चला और इसने कितने, हमारे पास कितने थे? तीन थे ना टोटल। तो जब फर्स्ट टाइम चला तो इसने क्या किया? अच्छा, अभी इसको ना इसने सॉर्ट भी कर दिया है थोड़ा। तो ए वाले में इसने आगे वाली वैल्यू उठाई और बी वाले में इसने फर्स्ट वाली वैल्यू उठाई। ठीक है, इसी तरह फिर आगे इसने उससे आगे वाली वैल्यू उठाई ए वाले में, और बी में फिर इसने दोबारा पीछे वाली वैल्यू उठाई। ठीक है, तो बस हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, वैल्यू के साथ हम क्या करते हैं, बस इसको बताते हैं कि भाई कौन सी वाली वैल्यू पहले रखनी है और कौन सी वाली वैल्यू बाद में रखनी है। इसमें आइट्रेशन वगैरह का कोई काम नहीं करवाते हम, इसमें आइट्रेशन से रिलेटेड कोई काम नहीं करवाते, इसमें हम सॉर्टिंग करवाते हैं बस। सॉर्ट के बाद फिर आगे जो भी काम होता है वो हम बाद में करवाते हैं, सॉर्ट होने के बाद। तो इसमें करते कैसे हैं भाई? इसमें हम रिटर्न करते हैं कुछ इस तरह से। मैंने कहा भाई ए डॉट नेम क्या होता है भाई? लेस देन ए डॉट बी डॉट नेम। तो जो भी इसका फाइनल आउटपुट बनेगा सॉर्ट का, ये हमें लाके दे देगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसने इसको ना रिवर्स ऑर्डर में कर दिया शायद। अच्छा, बल्कि हमें इसमें ना लेस देन ग्रेटर देन नहीं बल्कि माइनस यूज करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, मोबाइल टैब बुक अगर हम बी पहले ले आए और ए बाद में ले जाएं। ठीक है, वैसे ये वाली जो सॉर्टिंग है ना वो नंबर्स पे ज़्यादा एक्यूरेट चलती है, अल्फ़ाबेट्स पे भी होती है लेकिन नंबर पे आई थिंक ज़्यादा एक्यूरेट चलती है। मोबाइल टैब बुक पहले भी यार था,
एरर नंबर पे, ठीक है 100 250, ये तो पहले से ही सॉर्ट हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है भाई, और इसको प्राइस से करते हैं, प्राइस और प्राइस। सर कास्टिंग की जगह कोई कीज तो नहीं है तो नहीं यार, की वगैरह तो नहीं कोई भाई डेस्क पे आगे पीछे। ठीक है भाई, तो 500 200 100 500 देखे आप सेकंड पे था, वो ऊपर चला गया। ठीक है भाई, 500 सेकंड नंबर पे था, ऊपर चला गया। हमने इसको जो है ना सॉर्ट कर दिया कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर असेंडिंग में करना हो तो ए पहले कर दो और बी जो है वो बाद में ले आओ। ठीक है भाई, तो 100 200 और 500, तो कुछ इस तरह का सीन होता है इसमें भाई। नंबर के ऊपर करेगा, हाँ लेस देन, और ये लगाना पड़ेगा शायद हमें इसके लिए ना, सर ये स्ट्रिंग से नहीं कर रहा। करेगा करेगा। लेकिन ना इसमें रिटर्न हमें जो करवानी पड़ती है ना चीज, वो -1 या +1। ठीक है, तो इस वजह से स्ट्रिंग पे नहीं कर रहा शायद। जी भाई, मेरे ख्याल से वो डिफॉल्ट कर देता है फिर। लेकिन ना इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर आप कॉलबैक पास नहीं करेंगे तो एरे के अंदर भी ना सिर्फ नंबर्स होने चाहिए, तो वो कर देगा, खुद कर देगा। सर कॉल बैक तो सब में हाँ, इसमें ये ऑप्शन होता है कि भाई अगर इसमें नहीं पास करें ना हम, और इसमें हम इस तरह कर दें, सर अगर नहीं पास करते डिफॉल्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी ना देखें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा है। ये जो 200 मतलब 50 वैल्यू है, दो नंबर ग्रुप को करता है, वो उससे ऊपर जाती है ना, फिर वो नहीं करता है। 2 नंबर जैसे 50 है ना, तो 2 डिजिट को करेगा, 3 डिजिट रहेंगे तो उसको सॉर्ट नहीं करता। जैसे अभी आप 50 नॉट डिफॉल्ट वाले में ना, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैसे खैर डायरेक्ट हम यूज नहीं करते, कॉलबैक देना इसको जरूरी है। कॉलबैक देंगे तो फिर आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर हो गए 100 200 500, और अगर आपने डिसेंडिंग करनी है तो बी और इसको कर दें ए। ठीक है, और अगर अल्फ़ाबेट्स पे करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं। इफ अगर ए डॉट नेम लेस देन है बी डॉट नेम से, तो रिटर्न करो 1 होता है, और क्या होता है -1 और 1, और एल्स में कर दो रिटर्न में 1। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है। ये रिटर्न आपसे ना -1 और 1 मांगता है। ठीक है, तो इसने अभी करा बुक, मोबाइल और टैबलेट। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, और अगर आप इसी को रिवर्स कर दें तो डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है भाई, तो इसके अलावा अगर हमें बगैर मेथड की ये वाली सॉर्टिंग करनी हो तो कर सकते हैं। कैसे? फॉर लूप से आइटरेशन हो गई, उसके बाद क्या करेंगे? हाँ भाई, सवाल है ना यार कि भाई ये तो सॉर्टिंग हो गई, समझ में आ गई। अच्छा, इसमें आप देखिए कोई भी कंडीशन लगा दें, कैसी भी हो, हर तरह की सॉर्टिंग ये कर देगा। लेकिन अब सवाल ये है कि यार अगर हमें मेथड के बगैर सॉर्टिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं? अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ सीखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि कुछ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है ना, ओप हो गया, ओप का तो खैर अभी काम नहीं है। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लॉजिक बनाने में ना बहुत आसानी कर देती हैं आपको। ठीक है, तो खैर थोड़ी एडवांस जावास्क्रिप्ट हो जाए ना तो थोड़ी ये वाली चीज़ें भी देखते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है भाई, ताकि चीज़ें पता चले। तो खैर एक एल्गोरिथम होता है जिसको हम बबल सॉर्ट बोलते हैं, पता है किसी को? हाँ, तो वो एल्गोरिथम इस पे अप्लाई होता है अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हैं ना, खुद कस्टम कर रहे हैं, लूप चला के कर रहे हैं, कोई मेथड वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो अप्लाई होता है और फिर उसके बाद आ जाता है।
एल्गोरिथम्स की ना एक सेशन रखेंगे हम नेक्स्ट क्लास, बल्कि नहीं, जावा एडवांस जावास्क्रिप्ट के बाद उसमें बताएंगे। ठीक है, खैर वो यही वाला काम कर रहा होता है कि दो दो वैल्यूज को मैच करवाता है, जो वैल्यू उससे बड़ी होती है तो उसको इस हिसाब से वो सॉर्ट करता रहता है, पीछे वाली वैल्यू से रिप्लेस करवाता रहता है। ठीक है, तो खैर ये वाली सीन थी। अच्छा, इस तरह की चीजें आपने करनी है ना, तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था, क्या नाम था इसका, हैकर रैंक। यहाँ पे ना इस तरह की चीजें होती हैं जो आपको ये कॉम्प्लेक्स टास्क जो है ना वो देती हैं और इस तरह के एल्गोरिथम्स वगैरह बताती हैं और वो अप्लाई करके फिर आप करते हैं। ठीक है, ये भी है और एक ये भी है। ठीक है भाई, तो ये दोनों हम जो है ना ट्राई कर सकते हैं। हाँ, आना लाजमी है, ओप जो है ना आना लाजमी भी है, नहीं भी है। मतलब हमारी रिएक्ट जब शुरू हुई थी ना, शुरू के वर्जन में, तो ओप ज़रूरी था। ठीक है, वो टोटली क्लास बेस्ड थी, लेकिन उसके बाद फिर अपडेट आई, फंक्शनल हो गई। अब लेकिन ऐसी चीज़ें होती नहीं कि जो ओप की ज़रूरत पड़े। लेकिन ये अच्छी चीज़ है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वाली, कि इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें, इसमें फीफो लीफो वाली चीज़ें भी होती हैं ना, जो हमने एरे के टाइम पे देखी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम थोड़ी सी देख लें ना तो हेल्प करती हैं लॉजिक्स बनाने के लिए। अच्छा जी, तो तकरीबन एरे के सारे मेथड्स हमने देख लिए है, तो काफ़ी सारे, बाकी छोटे छोटे एंट्रीज क्या करता है, दोनों चीज़ें ला के दे देता है, वैल्यू इंडेक्स ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो एडवांस जावास्क्रिप्ट में और क्या रहता है हमारा, अगर हम ये खोलें गिटहब का, बल्कि AS6 वाला फॉलो कर रहे थे ना हम। क्या थोड़ा क्या हुआ है, जमीर गिर गया। अच्छा भाई, एरो फंक्शन अभी हम रिपीट कर लेते हैं। एक टेम्पलेट स्ट्रिंग हमने देख लिया, ऑब्जेक्ट लिटरल एनहेंस हुआ है वो देख लिया, क्लासेस हम एंड में देखेंगे। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आगे रिएक्ट के लिए, लेकिन फिर भी हम इसको समझेंगे। ES5 में जो कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन था हमारे पास, ES6 में क्लासेस आ गए, कंस्ट्रक्टर फंक्शन हट गया। ठीक है, क्योंकि एरो फंक्शंस आ गए कि भाई एरो फंक्शन सब यूज़ कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर जो है वो नॉर्मल फंक्शन से बनता है, तो कंस्ट्रक्टर की जगह हमारे पास क्लास है। क्लास तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, पाइथन वगैरह में भी है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट्स बना रहे होते हैं। ठीक है, डी स्ट्रक्चरिंग हमने देख ली, डिफ़ॉल्ट, रेस्ट, स्प्रेड हमने देख लिया, और लेट प्लस कॉन्स देख लिया। ये चीज़ें अभी ज़रूरी नहीं है, आगे देखते हैं। यूनिकोड भी, मॉड्यूल्स फायरबेस के टाइम पे देखेंगे। ठीक है भाई, कि किस तरह एक जावास्क्रिप्ट की फाइल में कोई फंक्शन हो, उसको किसी और जावास्क्रिप्ट की फाइल में इंपोर्ट करवा सकते हैं, एक्सपोर्ट वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है भाई, मैप सेट वगैरह ये सब हमने देखा, प्रॉक्सीज वगैरह की ज़रूरत नहीं है अभी, सैम्पल्स नहीं, सब नहीं, और प्रोमिसेस हमने देख लिए। हाँ, तो तकरीबन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो हमने देख ली। ठीक है ना, तो हम एक काम करते हैं, अभी एरो फंक्शन रिपीट करते हैं। क्या था, रिफ्लेक्ट API, फैक्टोरियल वगैरह ये कोई चीज़ है। ठीक है, अच्छा, यूज स्ट्रिक्ट का पता है आपको सीन, इसका सीन पता है, यूज स्ट्रिक्ट का स्ट्रिक्ट मोड पे चेक, मतलब अगर आप किसी जावास्क्रिप्ट की फाइल में यूज स्ट्रिक्ट
कि ये जो एक वैल्यू है आप इसको टॉप लेवल पे दे देंगे ना, तो होगा ये, जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे वो उसको स्ट्रिक्ट मोड में चेक करेगी, मतलब कोई छोटी सी भी गलती होगी ना उसका एरर जनरेट कर देगी कि भाई अलाउड नहीं है। अगर आप स्ट्रिक्ट मोड में नहीं है और जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो छोटी मोटी गलतियां जावास्क्रिप्ट माफ कर देती है, ठीक है, लेकिन इसमें छोटी मोटी गलतियां भी माफ नहीं है। तो खैर एरो फंक्शन जो है ना वो एक बार हम देखते हैं दोबारा। ये हमारे पास नॉर्मल फंक्शन था, इसमें हम कोई चीज रिटर्न करवाते हैं, इसको मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करके, ठीक है, आर्गुमेंट पास किए ABC, ठीक है भाई। तो क्या आउटपुट है 50, ठीक है भाई। तो ये सिंपल फंक्शन हमने लिखा, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस में पैरामीटर रिसीव किए, कर्ली ब्रैकेट बनाए, रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड यूज किया और रिटर्न कर दिया और फंक्शन को कॉल कर दिया। अब यही चीज एरो फंक्शन में हमारे पास सबसे पहली चीज जो है वो है कि उसका सिंटैक्स अपडेट हो गया और काफी शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब एरो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है हमें वेरिएबल की, ठीक है, उसको हम वेरिएबल में ही बना सकते हैं, बगैर वेरिएबल के नहीं डिक्लेयर कर सकते डायरेक्ट, ठीक है जी। राउंड ब्रैकेट्स, फंक्शन कीवर्ड की जगह हमारे पास यहाँ पे ये एरो आ गया, ठीक है, इसको एरो फंक्शन भी बोलते हैं हम, फैड एरो फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है भाई। तो फंक्शन कीवर्ड की जगह आपने ये एरो लगा। अच्छा, इस तरह वेरिएबल में ही नॉर्मल वाला फंक्शन भी बन जाता है, इसको हम फैड एरो फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, इसमें भी रिटर्न होता है, इसमें भी आपने पैरामीटर रिसीव किए, इसको आपने मल्टीप्लाई करवाया और रिटर्न करवा दिया, एक ही चीज़ है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे आप इसको जब कॉल करेंगे तो सेम आउटपुट आएगा जैसे नीचे वाले का आ रहा है, ठीक है ना भाई, मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न करते हैं रिजल्ट। अच्छा, इसका सिंटैक्स और शॉर्ट हो सकता है, कैसे कि अगर आपके पास ऐसी चीज़ है जो सिंगल लाइन में ही रिटर्न हो रही है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, मतलब A मल्टीप्लाई बाय B, इस फंक्शन में और कुछ भी काम नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कीवर्ड भी खत्म कर सकते हैं, उसके बाद ब्रैकेट्स भी खत्म कर सकते हैं और इसको इस तरह सिंगल लाइन रिटर्न करवा सकते हैं। तो जो भी चीज हम यहाँ पे लिखेंगे वो खुद रिटर्न हो जाएगी, ठीक है, ये देखें सेम काम कर रहा है। और ज्यादा शॉर्ट करना हो तो अगर हमारे पास एक ही पैरामीटर है तो हम ये राउंड ब्रैकेट्स भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है, तो जो भी चीज होगी वो खुद रिटर्न हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पे इसको एक नंबर रिसीव हो रहा है इस फंक्शन में और उसको स्ट्रिंग बनाना है। फंक्शन का काम है कि जब भी नंबर रिसीव हो उसको स्ट्रिंग बना दो, या जब भी डेट रिसीव हो उसको स्ट्रिंग बना दो, डॉट टू स्ट्रिंग यहीं पर ही लगा दें और इसको रिटर्न कर दें। तो देखिए फंक्शन का जो सिंटैक्स है कितना ज़्यादा शॉर्ट हो गया, ठीक है ना भाई। तो सबसे पहली चीज़ एरो फंक्शन की ये थी कि भाई सिंटैक्स अच्छा हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज भी थोड़ा सा इसको अच्छा किया है ES6 के अंदर। दूसरी चीज फंक्शन की क्या है कि भाई ये जो नॉर्मल फंक्शन था हमारे पास, इसके अंदर एक फीचर था कि आपको जितने भी आर्गुमेंट्स रिसीव हो रहे हैं ना, आप उनको एक आर्गुमेंट की कीवर्ड के अंदर मंगवा सकते हो। तो जितने भी आर्गुमेंट्स आपके पास पैरामीटर्स आ रहे होंगे वो सारे एक एरे के अंदर ऐड होके आपको मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें और भी हैं इस फंक्शन के अंदर जो शामिल है। एरो फंक्शन वगैरह से ये सारी चीज़ें क्यों हटा दी कि यार बिला वजह इतना लोड नहीं आया फंक्शन के ऊपर कि भाई आर्गुमेंट्स उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है भाई, ये फ़र्क है। और इसके अलावा इसमें
जो ज़्यादा फर्क है वो है किसका, दिस का, कि ये क्या करता है, अपना स्कोप क्रिएट नहीं करता, ठीक है ना। अगर आप इसके अंदर दिस यूज करते हैं तो ये क्या करता है, अपने पेरेंट को देखता है कि पेरेंट के पास क्या है, पेरेंट के पास दिस। अच्छा दिस क्या चीज है, दिस मैंने आपको बताया था, दोबारा बताते हैं। दिस जो है ना जावास्क्रिप्ट, दिस के अंदर हमें एक, अच्छा दिस जो है ना ये इस पर डिपेंड करता है कि इसको लिखा कहाँ जा रहा है, इस दिस को कॉल कहाँ करवाया जा रहा है। अगर इसको ग्लोबली कॉल करवा रहे हैं आप, ठीक है, तो इस दिस के अंदर क्या होगा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, विंडो बोल लें या ग्लोबल ऑब्जेक्ट बोल लें, ठीक है ना भाई। कब आया कि जब आपने इसको ग्लोबल किसी टॉप लेवल पे आपने इसको दिस को कॉल करा तो इसके अंदर ग्लोबल ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा अब सीन ये है कि भाई अगर आप इसको किसी फंक्शन के अंदर कॉल करें तो क्या आएगा, ABC, इसको कॉल किया। अच्छा फंक्शन का स्कोप नहीं आया। अब इसमें देखिए एक सीन हुआ है कि अब अगर ये दिस फंक्शन के अंदर कॉल होता है ना, फंक्शन के अलावा कहीं पर भी कॉल हो रहा है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा है, तो अब ये देखा जाता है कि उस फंक्शन को कॉल किस तरह करवाया गया है, ठीक है भाई, उस फंक्शन को किसके सहारे से कॉल किया गया है। तो इस फंक्शन को किसी के सहारे से नहीं बल्कि ग्लोबल स्कोप में डायरेक्टली कॉल किया गया है। तो इस फंक्शन के अंदर जो दिस की वैल्यू होगी वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। मैं इसको चलाया, इसके अंदर ग्लोबल ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा अब होता ये, अच्छा वैसे ना ये फंक्शन के अंदर जो हम ये दिस लिख रहे हैं, इस दिस की वैल्यू अनडिफाइंड है, क्या है, अनडिफाइंड, ठीक है। लेकिन अब जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि जहां कहीं भी पूरी जावास्क्रिप्ट में दिस की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए, ठीक है, दिस की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए तो जावास्क्रिप्ट उसमें क्या करती है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट स्टोर कर देती है, ठीक है, उसको अनडिफाइंड नहीं रहने देती बल्कि उसके अंदर ग्लोबल ऑब्जेक्ट डाल देती है, ठीक है। तो वही वाली चीज अभी जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि यार यूज स्ट्रिक्ट, कि जावास्क्रिप्ट को स्ट्रिक्ट मोड में चलाना, कि जो एक्चुअल चीजें हैं वही हो, अपने तरफ से आप कुछ भी नहीं करो, कोई एरर को नहीं रोको, कोई भी ऐसी चीज है कि जो अनडिफाइंड है तो उसको अनडिफाइंड रहने दो, कुछ भी ऐड नहीं करो, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट मोड में अगर हम जावास्क्रिप्ट को यूज करें तो क्या करते हैं, ठीक है, यूज स्ट्रिक्ट लगाते हैं, ठीक है ना भाई। क्या था, TRICT, हाँ ठीक है भाई। तो क्या आया, अनडिफाइंड, ठीक है। आप यूज टाइप स्क्रिप्ट में यही कर रहे होते हैं ना ज्यादातर, ठीक है। तो यूज स्ट्रिक्ट जावास्क्रिप्ट में भी हम यूज करते हैं, अगर हम उसको स्ट्रिक्ट मोड में लिखें, एफिशिएंट बना दें कि भाई जब भी कोई एरर हो छोटा सा भी कि उसको एरर शो करो, लेकिन ये कई जगहों पे होता है। अच्छा इसने अनडिफाइंड यूं दिया क्योंकि दिस जो है ना ये सिर्फ ग्लोबल ही अवेलेबल होता है और इसी में इसको ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिलता है। फंक्शन के अंदर ये अनडिफाइंड यूं है क्योंकि फंक्शन में दिस की कोई वैल्यू नहीं है, फंक्शन में दिस की कोई वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से जहां कहीं भी जब दिस की कोई वैल्यू नहीं होती जावास्क्रिप्ट उसमें ग्लोबल ऑब्जेक्ट डाल देती है, लेकिन जब यूज स्ट्रिक्ट इसको हम कर देंगे तो जावास्क्रिप्ट ऐसा नहीं करेगी और आप इसकी एक्चुअल वैल्यू देख सकेंगे। जहां कहीं भी ना आपने दिस की एक्चुअल वैल्यू मालूम करनी है, किसकी एक्चुअल वैल्यू है क्या, तो वहां स्ट्रिक्ट मोड लगा के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इस चीज को ना बोलते हैं, इसका एक नेम होता है, क्या नेम होता है, अब फंक्शन को कॉल कैसे किया जा रहा है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब फंक्शन को आप देखिए, अगर ये यही फंक्शन ना सेम अगर एक मेथड होता,
किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट होता। ठीक है भाई, मैंने एक वैल्यू डाल दी इसमें नेम और एक मेथड बनाया। ठीक है भाई, और इसमें मैंने लिखा दिस। ठीक है, अब ये पार्ट है किसका, ऑब्जेक्ट का। तो अब इसमें दिस की वैल्यू है, अब इसमें दिस की वैल्यू है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट। अब आप इसमें अगर स्ट्रिंग मोड भी लगा दें तो भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास अभी दिस की वैल्यू मौजूद है। अब दिस की वैल्यू इसको मिली कैसे, देखा जा रहा है कि फंक्शन कॉल किसके थ्रू हो रहा हुआ है। यहाँ पे अगर आप दिस डॉट नेम लिखेंगे आपके पास गॉस आ जाएगा, मतलब दिस की वैल्यू यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन गई। ठीक है ना। अब जहां कहीं भी दिस की वैल्यू अनडिफाइंड होगी वहां पे क्या करेगी जावास्क्रिप्ट, उसके अंदर ग्लोबल ऑब्जेक्ट डाल देगी। ठीक है, जहां कहीं भी इसको, इस चीज को बोलते हैं। अच्छा आप देखिए, इसी चीज को ना हम अगर यूज स्ट्रिंग मोड से हटाया, अब फंक्शन मैंने यहाँ से कॉल नहीं किया, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा abc ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम, और यहाँ कॉल नहीं किया बल्कि मैंने नीचे उसको वेरिएबल में डाला पहले और फिर मैंने कॉल कर दिया। अब क्या होगा, इसकी वैल्यू दोबारा विंडो बन गई। क्यों, क्योंकि दिस हो गया अनडिफाइंड। ठीक है, तो फंक्शन कॉल किस तरह होता है, हो रहा है, ये डिसाइड करता है कि दिस की वैल्यू क्या होगी। अगर किसी के थ्रू कॉल हो रहा है फंक्शन, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है तो ऑब्जेक्ट मिलेगा दिस में। अगर फंक्शन डायरेक्टली ग्लोबल स्कोप के अंदर कॉल हो रहा है तो दिस अनडिफाइंड होगा, और दिस अनडिफाइंड होगा तो जावास्क्रिप्ट उसमें विंडो का ऑब्जेक्ट स्टोर कर देगी। ठीक है, सिंपल है कि थ्योरेटिकल चीज़ है, आपको बस समझ में आनी चाहिए, कहीं भी पूछा जाए बताना आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं दिस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, दिस, हाँ अब, हाँ ऑब्जेक्ट लेकर, अच्छा अब डिपेंड करेगा फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर ही बनाएंगे। वैसे हम अगर एक फंक्शन को फंक्शन के अंदर बनाया गया हो, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, रिटर्न हो रहा हो बल्कि, चलो ठीक है ना। अब ये जो रिटर्न वाला फंक्शन है इसको हम कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन के सहारे से। ठीक है ना। अब जो इस फंक्शन के पास दिस की वैल्यू होगी ना वही इसके पास होगी। ठीक है, तो ये सीन होता है। अब ये डिपेंड करता है कि भाई फंक्शन को ना कॉल कहां से कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं। अच्छा अब यहां पे ना एरो फंक्शन थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करता है। ठीक है ना, कैसे करता है भाई, एरो फंक्शन बोलता है कि भाई मेरा अपना कोई दिस है ही नहीं। ठीक है, मैं हमेशा अपने पेरेंट को देखता हूं। ठीक है, फंक्शन बोलता है हाँ मेरा दिस है, फंक्शन इसको देखता है भाई मुझे कॉल किसने किया, मेरे दिस में वो आएगा जिसने मुझे कॉल किया। ठीक है, एरो फंक्शन बोलता है मेरा कोई दिस ही नहीं है, मैं क्या करता हूँ पेरेंट को देखता हूँ, जो पेरेंट के पास है वो ही मैं ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो अगर हम इसको बना दें एरो फंक्शन, ठीक है भाई, तो अब इसका पेरेंट जो भी है, ठीक है, पेरेंट इसका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का क्या दिस था, विंडो था, इसने विंडो ही ले लिया। पहले हम इसको नॉर्मल फंक्शन बना के कॉल कर रहे थे, ये ऑब्जेक्ट ले रहा था। ठीक है ना, इसका दिस का नया स्कोप बन रहा था और उसमें ऑब्जेक्ट आ रहा था। हमने अब इसको एरो फंक्शन बनाया, अब विंडो आ रहा है। अच्छा अगर हम इसको अब दूसरी तरीके से भी कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के अलावा भी, तो भी विंडो ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये दिस अपना बना ही नहीं रहा, इस फंक्शन को नॉर्मल बना दिया। अब दिखाएंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि अब ये अपना दिस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये देख रहा है कि भाई कॉल कहाँ से किया जा रहा है। ठीक है, अब इसको कहाँ से कॉल किया जा रहा है, ये उस पूरे ऑब्जेक्ट को दिस में स्टोर कर रहा है। एरो फंक्शन ये चीज नहीं देख रहा। ठीक है, तो ये 2-3 मेजर डिफरेंस हैं जावास्क्रिप्ट के
फंक्शन वर्सेस एरो फंक्शन में, ठीक है भाई। फंक्शन एरो फंक्शन पेरेंट को देखता है, ठीक है ना। नॉर्मल ये देखता है कि भाई कॉल कहां से किया जा रहा है। ठीक है भाई, सबसे पहले सिंटैक्स हो गया, सिंटैक्स का फर्क हो गया, आर्गुमेंट्स नहीं मिलते। अच्छा, एरो फंक्शन को आप एज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये बात क्यों कही जा रही है कि एरो फंक्शन को आप एज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज नहीं कर सकते? ये बात इस वजह से कही जा रही है क्योंकि उसमें दिस नहीं होता, वो दिस ही क्रिएट नहीं करता। अगर आप एरो फंक्शन में कंस्ट्रक्टर फंक्शन में याद हो अगर आपको, तो हम प्रॉपर्टीज कैसे बनाते थे, दिस डॉट नेम, फिर आगे उसके नेम देते थे। अब एरो फंक्शन में क्यों नहीं बन पा रहा वो? क्योंकि उसका दिस नहीं है, वो तो अपने पेरेंट को देख रहा है कि भाई जो पेरेंट का मैं तो वही ले लूंगा, ठीक है ना। नॉर्मल फंक्शन खुद क्रिएट कर रहा है अपना, तो इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता। दिस बाइंडिंग का फर्क ये मैंने आपको बताया कि भाई कॉल कहां से हो रहा है, ठीक है ना भाई। देखें कहां, जहां से आप नॉर्मल फंक्शन को कॉल कर रहे थे वहां से। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई एरो फंक्शन में फंक्शन डज नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट अ दिस वेरिएबल, समझ, दिस को एक वेरिएबल समझ लें आप, ठीक है। तो एरो फंक्शन क्रिएट नहीं करता, बल्कि एज अ रिजल्ट एनी रेफरेंस टू दिस वुड पॉइंट टू व्हाट दिस वाज बिफोर द फंक्शन वाज क्रिएटेड, ठीक है। वही वाली बात हो गई कि जब फंक्शन क्रिएट नहीं हुआ था ना, तो क्रिएट होने से पहले दिस क्या था वही ले लेगा, ठीक है ना भाई। मतलब खुद से दिस क्रिएट नहीं करता। क्या दिखाएं? उसी में क्या दिखाएं? अच्छा, आप देखें, हाँ ये चीज देखें, अगर हम ये वाली चीज चलाएं ना, एक ऑब्जेक्ट है, नेम एज है, इसमें प्रिंट एक फंक्शन है जो कि नॉर्मल फंक्शन है, और प्रिंट फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है प्रिंट टू, ठीक है ना भाई। और प्रिंट टू के अंदर हमने दिस प्रिंट करवाया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि एरो फंक्शन था। अच्छा, अगर हम इसको नॉर्मल फंक्शन बना दें, इसको हम बना दें अगर नॉर्मल फंक्शन, और अब इसको चलाएं तो इसमें विंडो आ रहा है, क्यों? क्योंकि ना इसका कोई भी दिस था नहीं, दिस अनडिफाइंड था, इसके पास दिस अनडिफाइंड था, क्योंकि ये फंक्शन डायरेक्टली कॉल किया गया है। अगर प्रिंट टू भी किसी के सहारे से कॉल हो रहा होता ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट इस तरह प्रिंट टू लिखा हुआ होता, तो अब इस फंक्शन के पास दिस होता। प्रिंट टू डायरेक्टली कॉल हो गया, इसका मतलब दिस अनडिफाइंड है, दिस अनडिफाइंड है तो दिस में क्या आ जाएगा? विंडो आ जाएगा। अच्छा, एरो फंक्शन के केस में क्या हुआ? एरो फंक्शन बोलता है मैं तो दिस को देखता ही नहीं हूँ, जो मेरे पेरेंट के पास है उससे ले लेता हूँ, तो जो दिस ऊपर था यहाँ पे वही सेम दिस इसने ले लिया। ऑब्जेक्ट, पेरेंट के पास ऑब्जेक्ट क्यों स्टोर था? क्योंकि पेरेंट को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया गया है। ऊपर वाला फंक्शन नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है। अगर ये डायरेक्ट कॉल होता तो इसमें विंडो होता, तो ये भी विंडो ले लेता फिर, ठीक है। अभी ये प्रिंट वाला जो फंक्शन है ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ है, तो इसमें इसके दिस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, इसके दिस में होगा ऑब्जेक्ट। एरो फंक्शन क्या बोलेगा? मैं खुद भी कोई दिस क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि जो पहले दिस था वही मैं ले लूंगा, ठीक है भाई। तो देखें दोनों दिस में सेम रिजल्ट आएगा, ये फर्क है दोनों में, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपसे कोशिश ये करनी है कि भाई
जहाँ कहीं भी फंक्शन का काम हो, कॉल बैक हो या नॉर्मल हो या जो भी फंक्शन हो, तो हम जो है ना एरो फंक्शन ही यूज करें, ठीक है, ताकि ये थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाए हमारी। अच्छा भाई, कंस्ट्रक्टर नहीं बनता तो कंस्ट्रक्टर के अलावा क्या करें? कंस्ट्रक्टर के अलावा अब हमारे पास है यहाँ पे क्लास, ठीक है, तो जो कि अभी तो हमें ज़रूरत नहीं है रिएक्ट वगैरह के अंदर भी, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ सकती है क्लास बनाने की। तो क्लास का फॉर्मेट समझ लेते हैं। क्लास कीवर्ड स्टूडेंट, ठीक है, ये क्लास है, ये इसका सिंटैक्स है। अच्छा, जो फंक्शन होता था ना क्लास कंस्ट्रक्टर, वो अब इस क्लास के अंदर बनेगा। कैसे बनेगा? कंस्ट्रक्टर के नेम से। कोई फंक्शन कीवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, बस डायरेक्ट आपने नेम दिया और फंक्शन बना दिया। ये पूरा सेम कंस्ट्रक्टर की तरह काम करेगा जैसे प्रीवियसली हमने फंक्शन को एज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज किया था। तो इसमें आप कुछ भी पास करें, सर इसमें पब्लिक क्लास और प्राइवेट क्लास में तो कोई वो नहीं होता है, सब होता है, ठीक है। नेम, ईमेल, अभी सिर्फ दो चीज़ें पास की। और कैसे बनाते थे हम? दिस डॉट नेम के अंदर नेम आ जाए, दिस डॉट ईमेल के अंदर ईमेल आ जाए, ठीक है। अब बनेगा कैसे भाई कंस्ट्रक्टर? मैंने कहा स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट, और इसमें मैं पास करूंगा नेम और दूसरी में ईमेल, ठीक है। इस स्टूडेंट में क्या आएगा? अब हमारे पास पूरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर आ जाएगा। ये देखें भाई, ऑब्जेक्ट बन गया। तो प्रीवियसली क्या था? कंस्ट्रक्टर। कैसे बनाते थे? फंक्शन स्टूडेंट, और ये कंस्ट्रक्टर वाली सेम चीज यहां पर आती थी, ठीक है। ये और ये सेम है। देखो ऊपर वाला कमेंट करो, नीचे वाला चल रहा है, ये चलाते हैं, सेम आया, ठीक है। नीचे वाला कमेंट किया, ऊपर वाला हमने क्लास यूज की, सेम आया, ठीक है। बस क्लास को थोड़ा सा और ज़्यादा इन्होंने अच्छा कर दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया है। जितनी भी स्टैटिक कीज होंगी वो सारी कंस्ट्रक्टर में जाएंगी। कंस्ट्रक्टर का इन्होंने अलग मेथड बना दिया। जितने भी आपके मेथड्स होंगे वो कंस्ट्रक्टर के नीचे इस तरह बन रहे होंगे। जैसे मैंने कहा भाई गेट नेम, तो ये मेथड बन गया। गेट नेम में रिटर्न कर दो दिस डॉट नेम, तो ये क्या करेगा? ये जो नेम है ना, जब भी कोई गेट नेम कॉल करेगा फंक्शन, इस नेम को रिटर्न करवा देगा। इसमें मेथड्स इस तरह बनते हैं। कंस्ट्रक्टर में मेथड्स किस तरह बनते थे? यहाँ पे डायरेक्टली दिस डॉट गेट नेम, और इसके अंदर होता था फंक्शन, और यहां से रिटर्न होता था दिस डॉट नेम, ठीक है। इस तरह से बनते थे इसमें। यहाँ पे मेथड्स कैसे बनेंगे? कंस्ट्रक्टर का फंक्शन है, उसके नीचे जितने मेथड्स आपने बनाने बना लो। दोनों को चला के देखते हैं एक बार। क्लास को चलाया पहले, रीलोड किया, देखिए क्लास बन गई। अच्छा, क्लास बाय डिफॉल्ट मेथड को प्रोटोटाइप में डालती है। प्रोटोटाइप वाली चीज याद है? ठीक है, प्रोटोटाइप में क्या होता है कि जो भी मेथड आप अगर प्रोटोटाइप में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की जितनी भी कॉपीज आप बना रहे हैं वो फंक्शन रीजनरेट नहीं होता, बल्कि इनहेरिट हो जाता है, ठीक है। वही सेम फंक्शन हर क्लास में इनहेरिट हो जाता है, बार बार जनरेट नहीं होता। तो क्लास के अंदर जो भी मेथड आप बनाएंगे वो सीधा प्रॉप टाइप में जाएगा। अगर मैं क्लास को कर दूं कमेंट और कंस्ट्रक्टर को कर दूं इनेबल, और यहाँ पे देखो तो देखें यहाँ पे गेट नेम इसकी अपनी की के अंदर गया है। तो जब हम दूसरा स्टूडेंट बनाएंगे तो होगा क्या? ये वाला जो फंक्शन है गेट नेम का, ये रीजनरेट होगा। दोनों बार यहाँ पे भी रीजनरेट हुआ और यहाँ पे भी रीजनरेट हुआ। अगर यहाँ पे इसको प्रोटोटाइप में डालना है तो इसका भी तरीका था जावास्क्रिप्ट की बुक में कि भाई स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप और फिर डालो फंक्शन। लेकिन क्लास के अंदर जो भी मेथड बनाते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट
प्रोटोटाइप में ही जाके ऐड हो रहा है, ठीक है ना। देखें इस क्लास वाले केस में अगर हम देखें तो फंक्शन इसकी अपनी प्रॉपर्टी में नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखें नहीं होगा, प्रोटोटाइप में मौजूद होगा, ठीक है। क्लियर है भाई। तो ये क्लास वाली चीज है जो कि ऐड हुई है। अच्छा क्लास में ना फिर और भी चीजें होती हैं। ये जो जावास्क्रिप्ट की क्लास है ना, जो ES6 में आई, इसमें पूरी ओप कवर हो जाती है, ठीक है भाई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसमें पूरी कवर हो जाती है। इसमें जो भी चीजें होती हैं ना, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, 4 चीजें ये सारी इसमें कवर होती है। तो ये चीज और थोड़ी सी ना ये एल्गोरिथम्स वाली चीज ये देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। और फिर जो है हम फायरबेस शुरू कर देते हैं। तकरीबन एडवांस जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ लिया जी। क्या कह रहे हैं? हाँ न्यूज़ API, सही याद दिला। अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ ये ऐप भी ना कैसे बनी हुई है, ताकि एक आइडिया हो जाए। न्यूज़ नज़र आ रही? नहीं नहीं नहीं। अब शायद API की जो है ना वो एक्सपायर हो गई हो, क्योंकि पुरानी चीज़ है, लेकिन थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये API की नहीं चल रही, बस देखिए इस तरह की कुछ होगी। और न्यूज़ API से आपको डेटा मिलेगा, और वो जो डेटा है ना वो कार्ड्स में यहाँ पे शो हो रहा होगा बस। और ये फिल्टर होगा कि भाई क्रिकेट की न्यूज़ देखनी है, या तो ये लगा दें या सर्च दे दें। सर्च जो भी कीवर्ड सर्च करेंगे वो आ जाएगा। तो API कौन सी यूज़ होगी? ये न्यूज़ API, ठीक है। अच्छा इसकी रिक्वेस्ट जो है ना वो कम है थोड़ी, तकरीबन कितनी दे रहा है ये? 100 रिक्वेस्ट पर डे दे रहा है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट कम इस्तेमाल करें, बस प्रैक्टिस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। बस तो इस वजह से या तो ये ख़त्म हो जाए ना तो 2 अकाउंट भी बना सकते हैं, 2 अकाउंट बना लें, 2 से यूज़ कर लें, जुगाड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये बनानी है भाई, ठीक है भाई। वीडियो नहीं मिली YouTube पे प्ले लिस्ट है हमारी, कौन सी वाली? ये वाली, वेब एंड मोबाइल वीकेंड बेस्ट टाइम। दारी तो है। Today we're checking out WAP. ये रहे पिछली, सही है भाई। तो ये 3 से 6, ठीक है। फुल फाइनल है, फ्राइडे को कोई क्लास नहीं है, नेक्स्ट क्लास से 3 से 6 मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।